हाँ भाई, चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। सिग्निफिकेंस की एक बात रह गई थी, एक पैराग्राफ दे रखा है, बातें नहीं भाई। एक सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस का एक पैराग्राफ है जो कि चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है। उस सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा है कि अगर हाइब्रिड सीड्स तैयार किए जा रहे हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस केस में क्या होगा कि लंबे समय तक उन हाइब्रिड सीड्स को स्टोर करके नहीं रखा जा सकेगा। कारण है कि उन हाइब्रिड सीड्स में दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके अंदर कैरेक्टर्स धीरे धीरे सेग्रीगेट होते हुए चले जाएंगे, और जब कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा तो उसके कारण दे डू नॉट मेंटेन देयर हाइब्रिड नेचर, हाइब्रिड विगर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में फार्मर्स को हर साल नए हाइब्रिड सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे ही हाइब्रिड सीड्स एपोमिक्सिस के द्वारा अगर तैयार किए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, और कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे तो लंबे समय तक वो हाइब्रिड विगर को मेंटेन कर पाएंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइब्रिड सीड जो तैयार किए जा रहे हैं एपोमिक्सिस के द्वारा, उनमें कैरेक्टर सेग्रीगेशन नहीं हुआ है और हाइब्रिड विगर लंबे समय तक मेंटेन है। इट इज अ पॉइंट ऑफ रिसर्च, ये अभी भी एक रिसर्च का विषय है और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। क्लियर है? ऐसा कुछ आपको मिलेगा लास्ट पैरा के अंदर। ठीक है भाई, चलिए जी, ये पढ़ लेना। अब कोई क्वेश्चन वगैरह हो आपके? तो कोई नहीं है ना? वो आपको तो डाउट तो आता कहाँ है, तो आपको डाउट तो में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो नया चैप्टर देखते हैं। एक मिनट, हाँ। एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन बोलो, क्या है? मॉड्यूल तो आए नहीं आगे वाले तो लाओ क्या? अरे लाओ। एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन। लीस्ट नंबर ऑफ सेल का मतलब है हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट की बात पूछी जा रही है आपसे, और वो किसमें मिलता है? एंजियोस्पर्म में। आप देख लो इन चारों में एंजियोस्पर्म कौन है? लीलियम है। टेरिस टेरिडोफाइट, फ्यूनेरिया मॉस है, ब्रायोफाइटा है, लीलियम एक एंजियोस्पर्म है। कहां आता है लीलियम नाम? अरे इस चैप्टर में पढ़ा था क्या? इस चैप्टर में कहा आया था ये नाम लीलियम? आया था? कैसे नहीं आया? डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन साइंटिस्ट इन लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया। बताया था आपको, ये लीलियम और फ्रिटिलेरिया दोनों एंजियोस्पर्म है। बोला था मैंने इस लाइन आपके लिए, वो इस क्वेश्चन के लिए बोली गई लाइन थी आपके लिए, कि आप जब करो तो आपके दिमाग में रहे कि लीलियम और फ्रिटिलेरिया एंजियोस्पर्म है। तो जब मैं यहाँ कुछ बोलता हूं ना, तो उसको ध्यान से हर एक वाक्य को सुन लिया करो, वो कहीं ना कहीं किसी चीज को जोड़ता है। तो वो मैंने लाइन इसीलिए बोली थी कि लीलियम और फ्रिटिलेरिया दोनों एंजियोस्पर्म है, जिससे कि आप जब ये क्वेश्चन करें तो आपके दिमाग में रहे कि लीलियम क्या है? एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, और हाईली रिड्यूस्ड किस रेफरेंस में होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स है इसके अंदर। क्लियर है? हाँ होता है ना। बता रहे हो या पूछ रहे हो? बीबीसी करके आपको याद कराया था मैंने। पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर काली मिर्च जो होता है, बीट और कैस्टर। व्हाट इज पेरिस्पर्म? persistent remaining part of nucellus is a enzyme। ठीक है, ये पैक ही कर दिया क्या इसको? मेरे हालत कर, पंखा भी नहीं है मेरे में। और कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं भाई? हाँ बोल। एक्सरसाइज थर्ड 47 पक्का? सोच ले एक बार और। सेकंड एक्सरसाइज होगी पूरी कंफर्म? 61 कैसे किया तूने फिर?
क्लास चल रही है उधर भैया, लाइव में हो आप, लाइव में हो, ऐसे मत करो, लाइव क्लास है। तो बेटा 61 और 47 आर सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है ना। 48 तो बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है ना, 48 तो बेवकूफ बना रहा है। 47 आप देखो, जो हम आज मैं पढ़ाने वाला हूं मॉर्फोलॉजी, वो मान लूंगा मैंने पढ़ा दिया बिना पेन चलाए, ठीक है, इसलिए ये डिसिप्लिन में रहो। तो 47 और 61 सिमिलर क्वेश्चंस है। अब आपसे वहां पर मेल और फीमेल की प्लॉइडी दे रखी है प्लांट्स की, और आपसे पूछा जा रहा है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी के बारे में, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन नंबर 47 देख लो या 61 देख लो, एक ही बात है। अब 47 में देखो, फीमेल पार्ट जो है वो डिप्लॉइड है और मेल पार्ट है वो टेट्राप्लॉइड 4n है। और एंडोस्पर्म जो बनता है वो कैसे बनता है, मेल गैमीट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, करता है। अब मेल दे रखा है 4n, तो फिर मेल गैमीट जो बनेगा वो 2n बनेगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस जैसे फीमेल की प्लॉइडी वैसे बन के आएगा। तो कैसे बनेगा, अगर 2n होता था तो 2n ही बनता था, यहां पर भी क्या दे रखा है 2n, तो 2n ही सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस है और मेल गैमीट कैसा है, मेल गैमीट कैसा बन रहा है 2n, तो फिर बताओ एंडोस्पर्म 4n हो गया। अगर वहां उस 61 क्वेश्चन में दोनों टेट्राप्लॉइड दे रखे थे तो वहां हेक्साप्लॉइड बन के आएगा, क्लियर है। अब रही बात 48 की, तो 48 तो हो गया होगा, जिससे नहीं हुआ वो केवल सीड कोट की प्लॉइडी पूछ रहा है उसमें, और वो सीड कोट की प्लॉइडी इंटेग्यूमेंट की, और इंटेग्यूमेंट की प्लॉइडी ओव्यूल यानी फीमेल पार्ट की, और फीमेल उसमें डिप्लॉइड दे रखा है, तो डिप्लॉइडी हो जाएगा वो, क्लियर है। वो क्रॉस करके जो आगे लाइन लिखी हुई हो तो बेवकूफ बनाने के लिए। और कोई क्वेश्चन हो, हाँ अब सही हुआ, थोड़ा ऑन किया है ना इसको, अरे ऑन कर दो यार, गर्मी लग रही है मेरे को। चलो स्टार्ट करें हम नया चैप्टर, ठीक है। और कोई डाउट हो तो अभी टेस्ट में टाइम है, कोई आपके कंफ्यूजन हो थ्योरी पार्ट में हो या फिर आपके क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना भाई, टेस्ट से पहले पूछ लेना। हाँ अरे किसी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेना है ना, चाहे रेस का हो और भी हो, लेकिन जो अपन ने पढ़ा है उसमें आगे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उससे हमने भी काफी कुछ पढ़ा है, ठीक है। बात करते हैं अब प्लांट मॉर्फोलॉजी की, और ये आपको आता ही है बहुत अच्छे से, आता है ना ये तो मुझे जो लगता है वो सही लगता है ना, ऐसा क्या बोलते हो तुम, सब आता है आपको। अब वो तो देखो सरकमस्टेंस ऐसे थे, आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए इसलिए बैठ गए आपस दोबारा आके, है ना। अब वापस सरकमस्टेंस बनाने की कोशिश में अपन कि दोबारा से अब जब दे तो इतने अच्छे ढंग से दें कि अब सारे ही अपन के सही हो क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करके आए तो अपन उस सिलेक्शन वाली लिस्ट में आ जाए। हमें तो वो नहीं देखना है कि हमें तो वो कॉलेज में जाना है, वो ड्रीम कॉलेज में आना है, वो ड्रीम कॉलेज अपने आप फुलफिल होगा जब सिलेक्शन की लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें, और मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, किसकी बात, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। तो सबसे पहले यहां पर जो हम स्टडी देखेंगे वो रूट के बारे में, किसके बारे में, रूट के बारे में। तो रूट जो होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, बट इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। रीजन्स की बात करेंगे पहले, टाइप से पहले, तो दिमाग में हमेशा पहले रीजन्स फिर उसके बाद टाइप ऑफ रूट्स। तो रीजन्स की बात करो कि रूट टिप के रीजन्स कौन कौन से हैं, रीजन्स ऑफ द रूट टिप। रूट के टिप पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बन के आता है एंड दैट इज नोन एज रूट कैप। दिस इज द रूट कैप। इस रूट कैप के ठीक ऊपर की तरफ, जस्ट अबाउ फ्यू मिलीमीटर अबाउ द रूट कैप, जोन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज प्रेजेंट। ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जहां पर लगातार सेल्स डिवाइडिंग कैपेसिटी रखते हैं। इसके ऊपर की तरफ जो रीजन होगा वहां पर अब सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे बट दे इलोंगेट। क्या हो रहे हैं वो,
केवल इलोंगेशन का काम कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन. And this is the region or a zone which is responsible for the growth of root in length. लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है रूट की. और फाइनल जो रीजन होगा वो होगा जहां पर अब ना तो इलोंगेशन हो रहा होगा ना ही डिवीजन हो रहा होगा सेल्स का, और यह है मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन. मींस हियर द सेल्स दे मैच्योर और डिफरेंशिएट, पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो चुके होंगे. तो 3 जोन आ गए. कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, फिर है इलोंगेशन और फिर है मैच्योरेशन. ये जो मैच्योरेशन जोन होता है इसी के एपिडर्मल सेल से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, एंड दोज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर्स. क्या कहलाएंगे? रूट हेयर्स कहलाते हैं. देखते जाओ वापस. तो यहां पर ये बनता है क्या? रूट कैप. ये जो रूट कैप बनता है इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर. थिम्बल का मतलब है फिंगर लाइक और यू कैन से पॉइंटेड स्ट्रक्चर. तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बनता ही है. एंड दिस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रूट कैप, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स. किसको? रूट के टेंडर एपेक्स को. टेंडर का मतलब होता है यंग एपेक्स. और ऐसा एपेक्स जिसमें मेरिस्टेमेटिक पार्ट है. अगर मान लीजिए रूट कैप ना होता तो डायरेक्ट एक्सपोज्ड कौन सा पार्ट हुआ होता? मेरिस्टेमेटिक पार्ट. और कोई हार्ड सरफेस आ जाती तो डायरेक्ट कौन सी पार्ट टकराता उस हार्ड सरफेस से? ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट टकराता. और मेरिस्टेमेटिक पार्ट टकराने से वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट डैमेज हो जाता. और अगर वो डैमेज हो जाता तो रूट की आगे की ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि सेल प्रोवाइड करने वाला तो रीजन कौन है? यही है. क्लियर है? तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है. तो रूट कैप का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स को. इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट. दूसरा बात आती है यहां पर. अब ये रीजन की बात आ रही है, और ये रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. एंड दिस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स अबाउ द रूट कैप. कहां पर है ये? कुछ मिलीमीटर ऊपर की ओर ये मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है. और यहां पर मेरिस्टेमेटिक रीजन के जो सेल्स होते हैं, these cells are very small. कैसे होंगे? ये बहुत छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड हैं, और साथ ही साथ they are having the dense protoplasm. यहां पर जो सेल्स हैं they divide repeatedly. तो डिवीजन की एबिलिटी है इनके अंदर, divides repeatedly. Next to this zone is the zone of elongation. This is the region of elongation. और elongation zone जो है, ऐसी भी लैंग्वेज आएगी वहां पर आपके लिए क्वेश्चंस के अंदर. proximal to the meristematic zone is elongation zone. ऐसे ही इसके लिए लिखोगे proximal to elongation zone is maturation zone. क्लियर है? तो elongation zone होता है, it is responsible for growth of root in length. लेंथ को इंक्रीज करने का काम ये जोन कर रहा है. proximal to elongation zone is the region of maturation. नाम से पता लगता है मैच्योर हो चुके होंगे यहां पे सेल्स. तो मैच्योरेशन रीजन के अंदर सेल्स mature and differentiates. क्लियर है? फिर यहां पर बात आती है कि एपिडर्मल सेल जो होते हैं मैच्योरेशन जोन के, यहां से बन के आते हैं ये रूट हेयर्स. और रूट हेयर्स का फंक्शन होता है दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. दे हेल्प्स इन द absorption of what? Water and minerals. तो ये रीजन्स ऑफ रूट टिप की बात है.
तीनों रीजन के नाम याद होने चाहिए, रूट कैप के बारे में भी याद होना चाहिए और रूट हेयर्स के बारे में। ये तो क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रूट हेयर जो है वो किस जोन से अराइज होता है, फ्रॉम द मैचुरेशन जोन। बात आती है अब यहां पर टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रूट्स। तीन तरह के रूट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है टैप रूट, दूसरा है एडवेंटिशियस और तीसरा होता है फाइब्रस। सबसे पहले देख रहे हैं अपन टैप रूट। दिस इज द रेडिकल, ये रेडिकल है और रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बन के आता है ये प्राइमरी रूट। क्या बनेगा? प्राइमरी। प्राइमरी रूट में फर्दर हो जाती है ब्रांचिंग और ब्रांचिंग होने पर बनते हैं ये सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में फिर हो जाती है ब्रांचिंग तो बनते हैं ये टर्चरी रूट्स। तो ये जो रूट सिस्टम बन के आता है कंप्लीट सिस्टम, इसी को टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। तो यहां पर यह है रेडिकल और रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, ड्यू टू द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ दिस रेडिकल, दिस प्राइमरी रूट इज फॉर्म्ड। क्या बन के आती है? ये प्राइमरी रूट बनेगी और प्राइमरी रूट में फर्दर ब्रांचिंग होगी तो बनेगी ये सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट से फिर ब्रांचिंग होने पर बनती है ये टर्चरी रूट। सेकेंडरी और टर्चरी रूट्स आर कलेक्टिवली नोन एज लेटरल रूट्स। इनको क्या बोल सकते हैं? लेटरल रूट्स बोल सकते हैं। सो दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। क्या बोला जाएगा इसको? टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट जो होते हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट्स। ये डाइकॉट्स में पाए जाते हैं और डाइकॉट्स का जो आपको एग्जांपल याद रखना है वो है मस्टर्ड। मस्टर्ड के अंदर बनने वाली रूट्स टैप रूट्स हैं। तो ये जनरल बात तो याद रखना ही है दिमाग में कि टैप रूट यूजुअली कहां बनते हैं? डाइकॉट्स में, एंड मस्टर्ड इज अ डाइकॉट प्लांट। दूसरा जो टाइप आता है वो है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस शब्द का मतलब ही होता है एडिशनल। क्या होता है? एडिशनल। यानी अदर देन रेडिकल किसी भी प्लांट पार्ट से अगर रूट बने तो वो क्या कहलाते हैं? एडवेंटिशियस कहलाते हैं। So these are the roots that develops from any plant part other than radical। रेडिकल को छोड़कर किसी भी प्लांट पार्ट से अगर रूट बन के आता है तो उसको एडवेंटिशियस बोला जाएगा। और ये दोनों में बन सकते हैं, डाइकॉट्स में भी बन सकते हैं और मोनोकॉट्स में भी बन सकते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन बोथ डाइकॉट्स एज वेल एज मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल बेनियन, बेनियन इज अ डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट्स जैसे कि ग्रास, ग्रास इज अ मोनोकॉट, एंड मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा इज ऑल्सो अ मोनोकॉट। तो दोनों के अंदर ये देखने को मिल सकते हैं। तीसरा जो टाइप आता है वो कहलाता है फाइब्रस। फाइब्रस रूट्स। शुरुआत कुछ ऐसे होती है जहां फाइब्रस रूट मिलता है कि रेडिकल के इलोंगेशन से प्राइमरी रूट तो बना, बट दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। कैसा होगा? कुछ समय के लिए रहेगा। तो क्या बिना रूट के रह सकता है क्या प्लांट? यानी अब आवश्यकता पड़ रही है कुछ नई रूट्स बन के आए, तो ये जो प्राइमरी रूट जो शॉर्ट लिव्ड है, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम अदर रूट्स। Those arises from the base of stem। कहां से अराइज होती हैं? बेस ऑफ स्टेम। और वो थिन और फिलामेंटस नेचर की होती है, उन्हीं को बोला जाता है फाइब्रस। क्या बोला जाता है? फाइब्रस। तो ये रेडिकल के इलोंगेशन से ये प्राइमरी रूट तो बना, बट दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। कैसा होगा? ये शॉर्ट लिव्ड होता है। एंड दिस प्राइमरी रूट इज लेटर ऑन रिप्लेस्ड। इट इज रिप्लेस्ड बाय some other roots that arises from the base of stem। ये stem की बात कर रहे हैं अपन, और stem के बेस से कुछ और थिन और फिलामेंटस रूट्स बन के आ जाते हैं।
ये थिन और फिलामेंटस रूट जो बेस ऑफ स्टेम से अराइज हुए हैं, इन्हीं को क्या बोला जाएगा? फाइब्रस बोला जाएगा। तो इनको बोला जाएगा फाइब्रस। These are the fibrous roots which are thin and filamentous in nature. And these fibrous roots, they arise from the base of stem. कहां से अराइज होते हैं? ये स्टेम के बेस से अराइज होते हैं। Such type of fibrous roots, they are found in monocots. किसमें बनेंगे ये मोनोकॉट्स में। तो एग्जाम्पल है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, जैसे कि वीट। वीट इज अ मोनोकॉट। एनसीईआरटी एक एक एग्जाम्पल मेंशन कर रहा है, मैं भी एक एक एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं। यहां पर मस्टर्ड बात हो रही है, यहां पर क्रास, मॉन्स्टेरा और बेनियन की बात लिखी हुई मिलेगी, और यहां पर वीट की। बाकी तो आप जितना लिखना चाहें लिखो, ठीक है। तीनों में अंतर समझ में आ गया? आया ना? तो बताओ, क्या ये जो फाइब्रस रूट बना है, क्या हम इसको एडवेंटिशियस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? तो हर एक फाइब्रस रूट एक एडवेंटिशियस है, क्या सही है? लेकिन क्या हर एक एडवेंटिशियस फाइब्रस हो सकती है? तो लिख लेना लास्ट में लाइन की, ऑल फाइब्रस रूट्स आर एडवेंटिशियस बट ऑल एडवेंटिशियस आर नॉट फाइब्रस। टैप रूट समझ में आया? टैप रूट का मतलब है कि एम्ब्रियो में दो पार्ट की बात हुई थी, अपनी पढ़ के आ रहे हैं अपन। एम्ब्रियो में एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और एक होता है कॉटलिडॉन होता है। और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक एंड होता है प्लिम्यूल, जो कि शूट सिस्टम बनाएगा, और एक होता है रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम बनाएगा। तो टैप रूट जो होती है वो किससे बन की आ रही है? रेडिकल से। तो ड्यू टू द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, दिस प्राइमरी रूट इज फॉर्म। और इस प्राइमरी रूट में फिर क्या हो गई? ब्रांचिंग हो गई, और ब्रांचिंग हुई तो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बन गए। इन दोनों को कलेक्टिवली लेटरल रूट्स बोलते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम बना, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स पाए जा रहे हैं, उस कंप्लीट सिस्टम को आप टैप रूट सिस्टम बोल सकते हो। एंड इट इज यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट्स। क्लियर है भाई? क्या कर दिया? अच्छा, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स को कलेक्टिवली लेटरल रूट्स। फंक्शंस की बात करेंगे अब। फंक्शंस और फिर मॉडिफिकेशंस। कर दे रहा। ये तो लिख लिया ना भाई सब? बस क्यों लिख रहे हो? पढ़ रखा है ये तो क्यों लिख रहे हो? राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग। गोले भरने की प्रैक्टिस करो। ओएमआर शीट बननी है अच्छे से। और वो तब अच्छे से भरी जाएगी जब ये थ्योरी अच्छी होगी, और थ्योरी अच्छी होगी तो फिर अप्लाई होगी क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चन अच्छे हो गए तो फिर भरी जाएगी ओएमआर। ठीक है? वरना नहीं भरी जा सकती। आज के दिन थाली बजाने का है? क्या हो रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम फंक्शंस पर।
फंक्शंस ऑफ रूट्स। पहला फंक्शन आता है एब्जॉर्प्शन, दैट रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा फंक्शन है दैट इट प्रोवाइड प्रॉपर एनकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एनकोरेज का मतलब है सपोर्ट प्रोवाइड करना या फिर उसको बांधे रखना, वो एनकोरेज कहलाता है। तीसरा फंक्शन हो सकता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। चौथा फंक्शन होगा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस। ये दो तो फंक्शन परफॉर्म करते ही हैं रूट्स, लेकिन मॉडिफाई होने पर स्टोरेज का और सिंथेसिस का भी काम करते हैं। अब मॉडिफिकेशन पर तो और भी काम कर सकती हैं रूट्स, कर सकती है ना। कि हो सकता है रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोड्यूलेटेड रूट्स। हो सकता है रूट्स रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे कि न्यूमेटोफोर्स। हो सकता है रूट्स एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी काम करें, जैसे कि स्टिल्ट या प्रॉप रूट्स। तो एडिशनल सपोर्ट भी उसका फंक्शन हो सकता है आफ्टर मॉडिफिकेशन। और हो सकता है कि कुछ रूट्स क्लाइंब करने में सहायता करें, दे हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। तो ये मॉडिफाइड जब होंगी रूट्स तब वो कई फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये 4 फंक्शंस दिखाई देंगे, लेकिन जब आप मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे तो उन मॉडिफिकेशंस में ये बात और आ जाती है। क्लियर है? ये सारे फंक्शंस माने जाएंगे किसके? रूट के। तो अब रूट कोई ना कोई पर्पस है जिसके कारण उसको मॉडिफाई होना पड़ रहा है। तो वो टैप रूट भी मॉडिफाई होते हैं और एडवेंटिशियस भी मॉडिफाई होते हैं। तो हम पहले देखेंगे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। सबसे पहला जो पर्पस है जिसके लिए टैप रूट्स मॉडिफाइड हुई हैं वो है स्टोरेज पर्पस, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए। और जब भी फूड को स्टोर करने के लिए रूट मॉडिफाई होगा तो उसका नेचर सोलन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये दिमाग में रख लेना बस। सोलन नेचर की रूट मतलब काम क्या कर रही है? फूड को स्टोर करने का काम कर रही है। तो अगर कुछ इस तरह का रूट दिखे जिसमें ये सोलन नेचर आ रहा है तो इसका मतलब ये सोलन नेचर में क्या हो रहा होगा? फूड स्टोर हो रहा होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ जाए और उसमें भी ये सोलन नेचर है तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा? फूड स्टोर हो रहा होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आ जाए तो ये सोलन नेचर बन के आ रहा है, मतलब ये भी फूड को स्टोर करने का काम कर रहा होगा। तो इनके नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पहले पढ़ा होगा आपने और हम भी पढ़ा ही रहते पिछले साल तक, तो उनके नाम भी अब वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको जैसे फ्यूजीफॉर्म, इसको कोनिकल, इसको नेपीफॉर्म बोलते हैं, ये याद नहीं करना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल कि ये है यहां पर एग्जाम्पल किसका? रेडिश। क्या ये? रेडिश में यहां पर आपको ऐसा मिलेगा। फिर ये है कैरेट, गाजर के अंदर, और ये आपको दिख रहा है टर्निप। और इसी से थोड़ा मिलता जुलता आपको देखने को मिलता है शुगर बीट में, जिसको आप बीट रूट भी बोलते हो, चुकंदर जिसे बोला जाता है। ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर द स्टोरेज पर्पस कॉमन फीचर जो यहां पर तीनों के अंदर देखने को मिलता है वो क्या है? सोलन नेचर। ये सोलन पार्ट जो है इट इज मेंट फॉर स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल। दूसरा मॉडिफिकेशन यहां पर जो मिलता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसी रूट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाई हुई हैं वो टैप रूट्स कहलाती हैं नोड्यूलेटेड। क्या कहलाती हैं? नोड्यूलेटेड रूट्स। तो वो नाम याद रखना है आपको। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मॉडिफाइड टैप रूट्स जो बन के आती हैं वो कहलाते हैं नोड्यूलेटेड रूट्स। इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्ट क्वेश्चन या तो यहां से या फिर फैमिली बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेबेसी का एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर है फेबेसी का, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोडुलेटेड रूट्स। लेकिन आपसे बोला जाए कि पूरी लेग्यूमिनोसी के अंदर नोडुलेटेड रूट पाई जाती हैं तो गलत होगा। लेग्यूमिनोसी इज अ लार्ज फैमिली दैट कंटेन्स सम सब फैमिलीज, जिसमें फेबेसी इज वन ऑफ द सब फैमिली। और दो सब फैमिलीज आती हैं इसके अंदर, लेग्यूमिनोसी के अंदर, उनमें नोडुलेटेड रूट नहीं बनते हैं। क्लियर है? तो ये जो नोडुलेटेड रूट्स बनते हैं ये किसमें बनते हैं? फेबेसी के अंदर बनते हैं। अब कोई लेग्यूमिनस प्लांट है जो कि किसका? फेबेसी का प्लांट है, इसके अंदर ये बन रहे हैं टैप रूट्स। क्या बन रहे हैं? ये टैप रूट सिस्टम बन रहा है। अब ये जो टैप रूट सिस्टम बना, उनके ब्रांचेस जो हैं उन पर क्या बनता है? ये नोड्यूल। क्या बनते हैं? ये नोड्यूल्स बन के आ जाते हैं। तो ये रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या प्रेजेंट है? ये दिस इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहां पर ये टैप रूट बन के आ रहा है, लेकिन टैप रूट की जो ब्रांच है उनपे क्या बनते हैं? ये नोड्यूल बनते हैं, और उन नोड्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? राइजोबियम। दिस राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है किसके साथ? विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। पढ़ रखा आपने ये? तो राइजोबियम इज सिम्बायोटिकली एसोसिएट विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, लेकिन सभी लेग्यूमिनस प्लांट के साथ नहीं, फेबेसी के साथ। ठीक है? और यही अगर बात करें कि फेबेसी के साथ, तो नोडुलेटेड रूट जो होते हैं कहां पाए जाएंगे? दे आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फेबेसी। और फेबेसी के एग्जाम्पल आपको याद हैं, उनमें क्या क्या आता है? पी, ग्राम, इसके अलावा बीन, इसके अलावा कोई भी पल्स हो वो पल्स भी आ जाएंगी, और ग्राउंडनट। और भी एग्जाम्पल आएंगे जब आप फैमिली पढ़ोगे, सोयाबीन भी आएगा, और भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है? लेकिन फिलहाल ये एग्जाम्पल आपको आने चाहिए कि फेबेसी में ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनमें नोडुलेटेड रूट्स पाए जाएंगे। तीसरा केस आता है इसमें फॉर रेस्पिरेशन, कि टैप रूट गेट मॉडिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए बनने वाले जो रूट्स होंगे वो कहलाते हैं न्यूमेटोफोर। क्या कहलाते हैं? न्यूमेटोफोर। और ये बनते हैं मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर। किनके अंदर? मैंग्रोव प्लांट। और मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं मार्शी और स्वैम्पी एरियाज के अंदर, जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, स्कैर्सिटी है। तो रूट को सामना करना पड़ रहा है किसका? ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन का। और जब रूट को ऑक्सीजन डेफिशिएंट का सामना करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पर जो टैप रूट बन के आता है, उनकी ब्रांचेस दे कम आउटसाइड द ग्राउंड, बाहर निकल आती हैं, और वही क्या कहलाती हैं? न्यूमेटोफोर। उन न्यूमेटोफोर में कुछ पोर बन जाते हैं। क्या बनते हैं? पोर, जिनको न्यूमेथोड क्या बोलते हैं? न्यूमेथोड। और उसी के द्वारा जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो प्लांट के अंदर एंटर होके ऑक्सीजन की कमी को खत्म करती है। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन के लिए वो मॉडिफिकेशन है किसका? टैप रूट का ही। तो रेस्पिरेशन में बात आती है कि एक मैंग्रोव प्लांट है जो कि पाया जा रहा है कहां पर? इन मार्शी और यू कैन से स्वैम्पी एरियाज। मार्शी और स्वैम्पी एरियाज में ये पाया जाने वाला एक मैंग्रोव प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये सिस्टम बन के आ रहा है जो कि एक टैप रूट सिस्टम ही है। क्या ये एक टैप रूट सिस्टम बन रहा है, लेकिन दिस टैप रूट सिस्टम इट फेसेस ऑक्सीजन स्कैर्सिटी। ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है इसको, और उस ऑक्सीजन की कमी का सामना करने के कारण ये टैप रूट की जो ब्रांचेस होंगी दे कम आउटसाइड द सॉइल सरफेस। कहां निकल आएंगी? सॉइल के बाहर निकल आएंगी। इन्हीं को बोला जाएगा न्यूमेटोफोर। क्या बोला जाएगा इनको? इनको बोला जाएगा न्यूमेटोफोर। अब ये जो न्यूमेटोफोर बन के आते हैं, इन न्यूमेटोफोर में कुछ पोर्स होते हैं,
और ये जो पोर्स बनते हैं, इन पोर्स को बोला जाता है न्यूमेथोड। क्या बोलोगे? सो दीज पोर्स आर नोन एज न्यूमेथोड। ये पोर है। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी, दैट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट विल एंटर इनसाइड द प्लांट थ्रू दीज पोर्स। समझ में आ गया? तो क्या न्यूमेटोफोर एक रूट हुआ नहीं हुआ? मॉडिफिकेशन है किसका? टैप रूट का ही। क्लियर है? क्या पॉजिटिवली या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक? अभी तक तो रूट क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव। लेकिन न्यूमेटोफोर को क्या बोलोगे? इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा। तो सच टाइप ऑफ रूट्स दे आर फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर। मैंग्रोव प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुत से एग्जाम्पल है लेकिन एक याद रखोगे और वो है राइजोफोरा। राइजोफोरा इज अ मैंग्रोव प्लांट दैट इज फाउंड इन स्वैम्पी और मार्शी एरियाज। और इनके अंदर क्या बनते हैं? न्यूमेटोफोर बनते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स आर हेलोफाइट्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? लिख दिया तो ट्रू ही होगा, बताया भी था मैंने। ठीक है, तो मैंग्रोव प्लांट्स क्या है? हेलोफाइट्स ही हैं। और हेलोफाइट्स हैं तो हेलोफाइट्स के अंदर विविपेरस जर्मिनेशन भी मिलता है। विविपेरस जर्मिनेशन, द जर्मिनेशन ऑफ द सीड दैट अकर एट इट्स मदर प्लेस, यानी इनसाइड द फ्रूट। तो क्या इन सीटू हुआ? तो क्या हेलोफाइट के अंदर विविपेरस जर्मिनेशन मिल रहा है? और क्या साथ ही साथ न्यूमेटोफोर भी मिल रहा है? तो ये क्वेश्चन आया था, न्यूमेटोफोर एंड विविपेरी इज फाउंड इन हेलोफाइट्स। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो हेलोफाइट्स में न्यूमेटोफोर भी और विविपेरस जर्मिनेशन भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी। दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। क्या कह रहे हो? विविपेरस क्या होता है? कल बताया था मैंने, मतलब प्रीवियस क्लास में बात हुई थी क्या अपनी? अभी बताया, थोड़ी सी देर कर, 2 बार नहीं सुना। देखो क्या होता है कि अपन क्लास में होते हैं लेकिन कई बार इधर उधर चले जाते हैं, वो मिस हो जाती है, एब्सेंस ऑफ माइंड। कहीं घूमने फिरने भी तो जाते हैं ना अपन, इधर उधर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कहाँ पे गाड़ी थी। विविपेरस क्या नया टर्म आ गया है? तो पहले भी आया था, अभी फिर आया, फिर चूक गए। तो ये चूकते हैं तभी तो, यानी कंसंट्रेशन बहुत मस्ट है क्लास के अंदर। क्यों? क्लास के अंदर आप कितने कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता लगती है। सारी बातें जो अभी नहीं पता लगती हैं तब पता लगेंगी। आप जितना कंसंट्रेट होके क्लास के अंदर बैठे हैं, जितने ढंग से आपने बातों को सुना है, कई बार ये सुनी सुनाई बातों से वो क्वेश्चंस होते हैं। आप कितना पढ़ लें कितना पढ़ लें, कई बार वो चीजें याद नहीं आती, लेकिन आपने कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड किया है, हर एक बात को सुना है, तो वही बातें आपको उन क्वेश्चंस को करवा देती हैं। इसलिए कंसंट्रेशन इज मस्ट। क्लियर है? तो विविपेरस में फिर बात बता रहा हूं अभी एक बार, और किसी का चूक गया हो तो फिर सुन लेना। विविपेरस जर्मिनेशन, विविपेरी शब्द आप बोलते हैं द बर्थ ऑफ द यंग वंस फ्रॉम
इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये तो है। तो यही बात हम सीड के लिए कर रहे हैं कि अगर विविपेरी या विविपेरस की बात आ रही है तो मैंग्रोव के अंदर क्या हुआ कि जब फ्रूट बन रहा है तो फ्रूट के अंदर ही क्या बने, सीड बन गए। अब सीड को वहां पर मॉइस्चर भी मिल गया और उसमें डोर्मेंसी भी नहीं आई, यानी एम्ब्रियो में कोई रेस्टिंग फेज नहीं आया। तो इस स्थिति में वो क्या करते हुए रहेंगे, वहां जर्मिनेट होते हुए रहेंगे, क्योंकि जर्मिनेशन तब नहीं होगा जब डिहाइड्रेशन हो जाए और डोर्मेंसी आ जाए। ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। तो यहां दोनों बातें अगेंस्ट हो गया कि उसको मॉइस्चर भी मिल गया और डोर्मेंसी भी नहीं आई सीड के अंदर, तो वो लगातार अपने फ्रूट के अंदर ही क्या करते रहेंगे, जर्मिनेट, जो उसकी मदर प्लेस है। इसलिए ये क्या कहला रहा है, विविपेरस जर्मिनेशन, क्योंकि मदर प्लेस पे हो रहा है इसलिए इसको इन सीटू जर्मिनेशन भी बोल देते हैं। क्लियर है भाई? जो कि कहां मिल रहा है, मैंग्रोव में। और मैंग्रोव क्या है, एक प्रकार का हेलोफाइट है, इसलिए हेलोफाइट करके आया था क्वेश्चन। वहां मैंग्रोव नहीं दे रखा था कि हेलोफाइट, ऑप्शन में यही था, मतलब लैंग्वेज थी न्यूमेटोफोर एंड विविपेरी इज फाउंड इन, और ऑप्शन में दे रखे थे हेलोफाइट, सेमोफाइट, मीजोफाइट, तो आंसर क्या जाएगा, हेलोफाइट जाएगा। क्लियर है? अब ये तो मॉडिफिकेशंस किसके हुए, टैप रूट के। ऐसे ही मॉडिफिकेशंस मिलते हैं एडवेंटिशियस के अंदर, मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस, यहां पर भी जो पहला पर्पस आता है वो है फॉर स्टोरेज पर्पस, स्टोरेज ऑफ फूड। ये स्टेम है और स्टेम में एक ही पॉइंट से ये कई सारे रूट्स ओरिजिनेट हो जाते हैं, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कॉमन है। दिस इज द स्टेम, और इस स्टेम के कॉमन पॉइंट से क्या राइज हुए हैं ये सारे रूट्स, और इन सभी रूट्स में ये बीच में ये क्या है, सोलन नेचर है। तो फिर सोलन नेचर होते हैं मतलब फूड को स्टोर करने के लिए। खास बात है कि दीज रूट्स दे आर फॉर्म्ड इन क्लस्टर, कैसे, गुच्छों में बन के आ रही है एक ही पॉइंट से। तो दीज आर द रूट्स विच आर फॉर्म्ड इन क्लस्टर्स, दे आर फॉर्म्ड इन क्लस्टर्स। इस तरह का जो रूट बनता है ये बनता है एस्परेगस में। किसमें बनता है, एस्परेगस में बनता है। फेसिकुलेटेड बोलते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखना कि स्टोरेज पर्पस के लिए जो रूट बन रहे हैं वो कहां पर, जैसे कि एस्परेगस में। और ये है मॉडिफिकेशन किसका, एडवेंटिशियस का। दूसरा इसमें एग्जांपल आता है स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे बोला जाता है। अंतर दोनों में क्या है कि ये तो बने किसमें, क्लस्टर्स में, वो बनते हैं अलग अलग, सिंगल सिंगल बनेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन उसमें नहीं होगा। ऐसे अलग अलग पॉइंट से उसके स्टेम से ये रूट्स बनते हुए आते हैं। इनमें भी ये सोलन नेचर है, तो दोनों में अंतर ये है, दे आर फॉर्म्ड इन क्रिस्टल्स एंड दे फॉर्म्ड सिंगली, अकेले अकेले बन के आते हैं ये। एंड सच टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन इज फाउंड इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर ये मिलता है। ठीक है, दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो भी इंपॉर्टेंट है और एस्पेरेगस भी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो चार एग्जांपल जो अपन पहले करके आए वो भी स्टोरेज के लिए, ये भी स्टोरेज के लिए, सारे नाम दे दिए जाएंगे और पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए इनमें स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाई होने वाले कौन से एडवेंटिशियस है या कौन से टैप रूट्स हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल और मिलता है डहेलिया, याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी फैमिली बता दीजिए चलते चलते। इसकी एस्पेरेगस की लीलियेसी, कौन सी है फैमिली, लीलियेसी। जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है डहेलिया, दैट डहेलिया बिलोंग्स टू कंपोजिटी, वो किसको बिलोंग करता है, कंपोजिटी, सनफ्लावर फैमिली को। दूसरा केस आता है यहां पर फॉर एडिशनल सपोर्ट, कि एडवेंटिशियस रूट्स एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी मॉडिफाई हो सकते हैं। और इसमें दो नाम याद रखेंगे आप, एक तो स्टिल्ट और दूसरा प्रॉप रूट। यहां पर ये स्वयं ही लिख दिया था क्या, स्वयं पे स्वामी एरियाज लिख दिया।
एडिशनल सपोर्ट, और एडिशनल सपोर्ट में एक नाम याद करोगे, स्टिल्ट, स्टिल्ट रूट्स, और दूसरा याद रखना है आपको प्रॉप रूट्स। स्टिल्ट रूट्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन मेज एज वेल एज इन शुगर केन, एंड बोथ ऑफ दीज प्लांट्स आर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, मोनोकॉट्स हैं। मोनोकॉट में आपको मैंने अभी बताया था कि मोनोकॉट में फाइबरस रूट्स बनते हैं ना, तो यहां पर इसके बेस से क्या बने, ये थिन और फिलामेंटस नेचर के फाइबरस रूट। क्योंकि इन रूट्स का नेचर कैसा है, थिन और फिलामेंटस है, और यही आवश्यकता पड़ गई कि यहां पर एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, क्योंकि इन रूट्स का मेन रूट सिस्टम का नेचर कैसा, पतली है और बिल्कुल फिलामेंट की तरह है, इसलिए एडिशनल या एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो स्टेम के सबसे लास्ट नोड से अराइज होते हैं कुछ और रूट्स which enter inside the soil and provide the additional support, and such roots are known as stilt roots। इन्हीं को क्या बोला जाएगा, stilt roots बोला जाएगा, जो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अभी अपन ने लिखा ही था मेज, याद है अपन को, मेज में क्या मिलता है, मेज यानी वीट वगैरह में क्या मिलता है, मोनोकॉट्स बताया था, फाइबरस मिलता है। और यही कारण है कि मैंने वहां स्पेसिफाई किया था थिन और फिलामेंटस, वो दिमाग में बात होगी तो ये एक्सप्लेनेशन आपके पास होगा कि यहां पर इन दोनों प्लांट में फाइबरस बना है जो थिन और फिलामेंटस है, और ये कारण बनता है यहां पर एडिशनल सपोर्ट का, और वो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिन रूट्स के द्वारा, वो कहां से राइज होंगे, फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड ऑफ द स्टेम, और वो रूट्स जब बनेंगे तो एंटर होंगे सॉइल में और प्रोवाइड करेंगे एडिशनल सपोर्ट को। क्लियर है। दूसरा आता है प्रॉप रूट, और प्रॉप रूट देखने को मिलता है बैनियन के अंदर। बैनियन इज अ डाइकॉट, बरकत। क्या ये एक फाइकस स्पीशी है, इट इज अ फाइकस स्पीशी, फाइकस बेंगालियंसिस, क्या नाम है इसका, फाइकस बेंगालियंसिस है। अब डाइकॉट है तो डाइकॉट में तो टैप रूट बनता है ना भाई, तो ये इसका मेन स्टेम है, दिस इज द मेन स्टेम ऑफ बैनियन, और यहां पर जो सिस्टम बनेगा वो टैप रूट सिस्टम ही बनेगा, दिस इज द टैप रूट। तो मेन सिस्टम जो बनता है वो तो टैप रूट सिस्टम बनता है, लेकिन मेन स्टेम से ये अराइज होते हैं ब्रांचेस। क्या बने ये ब्रांचेस बने, और इन ब्रांचेस से कुछ हैंगिंग रूट्स बनते हैं विच एंटर इनसाइड द सॉइल एंड प्रोवाइड द एडिशनल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करेंगे, एडिशनल सपोर्ट। तो अराइज कहां से हुए, फ्रॉम द ब्रांच, ये ब्रांच से अराइज होने वाले हैंगिंग रूट्स है। कैसे रूट्स हैं ये, दीज आर द हैंगिंग रूट्स which arise from the branches, and these hanging roots which provide additional support to the plant are known as prop roots। इन्हीं को बोला जाता है prop roots। तो क्या ब्रांच से अराइज हुए तो क्या हम इसको एडवेंटिशियस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन मेन सिस्टम क्या पाया जाता है, मेन तो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ये एडिशनल बन के आ रही है यहां पर रूट्स, और वो कहां से बनती हैं, फ्रॉम द ब्रांच। क्लियर है, दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रॉप भी और स्टिल्ट रूट्स भी। कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाई हो सकते हैं। अब कई सारे हो सकते हैं स्पेशल फंक्शंस, इसमें एक नाम याद कर लेना, क्लाइंबिंग रूट्स। ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंबिंग रूट नाम से पता लगता है, ऐसी रूट्स जो कि क्लाइंब करने में सहायता करती हैं प्लांट को। दीज आर द रूट्स दैट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, एंड सच रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द नोड्स। कहां से राइज होती हैं ये, डेवलप्ड फ्रॉम द नोडल रीजन्स। मनी प्लांट में बनने वाली ऐसी रूट्स हैं ये। तो कहां मिल रही हैं ये, क्लाइंबिंग रूट्स, दे आर फाउंड इन मनी प्लांट
एज वेल एज मॉन्स्टेरा, दोनों ही मोनोकॉट्स हैं। मनी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पोथोस, लेकिन जो स्टार मार्क किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो रूट और रूट के मॉडिफिकेशंस यहां पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। तो एडवेंटिशियस के जो मॉडिफिकेशन उसमें एक तो स्टोरेज पर्पस, और ये दो एग्जांपल याद होने चाहिए, एस्परेगस और दूसरा स्वीट पोटैटो, और फिर वो स्टिल्ट और प्रॉप रूट्स याद होने चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट है। इसके अलावा और जितने पढ़ रखे हैं हटा दो, पढ़ रखे होंगे। स्पेशल फंक्शन में बहुत सारे आते थे, पहले नाम पढ़ाते थे, पैरासिटिक रूट्स और बहुत सारी चीजें, हटा देना अगर पढ़ रखे हैं तो। मिलते हैं ना कस्क्यूटा के अंदर पैरासिटिक रूट्स, वो स्पेशल फंक्शन के लिए है कि होस्ट के अंदर एंटर होते हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कर दे रहा है। अब स्टेम की बात करेंगे। तो स्टेम जो है वो एरियल पार्ट यानी शूट सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? शूट सिस्टम का पार्ट है। और आप जानते हैं जो शूट होता है या शूट सिस्टम होता है, डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल। याद है प्लीम्यूल रेडिकल? तो प्लीम्यूल क्या डेवलप होगा करेगा आगे जाके? शूट सिस्टम को, और शूट सिस्टम को डेवलप कर रहा है मतलब स्टेम को डेवलप करेगा। तो स्टेम जो होता है इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, प्लीम्यूल से डेवलप होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम का प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। अगर हम ये एक स्टेम को देख रहे हैं तो उस स्टेम में ये नोड्स हैं, और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाएगा। ये बीच का जो डिस्टेंस होगा दो नोड के बीच का वो इंटरनोड होगा। जो नोड्स होते हैं इन नोड से अराइज होते हैं लीव्स। क्या अराइज होते हैं? लीव्स अराइज होते हैं। और लीफ के एक्सिल में बन के आता है बर्ड विच इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। क्या बन के आएगा? एक्सिलरी बर्ड। तो लीफ कहां से अराइज हुआ है? फ्रॉम द नोड। और उस लीफ के एक्सिल में मिलने वाला जो बर्ड है वो क्या कहलाएगा? एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। आगे जाके ये एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच या फिर फ्लावर बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्रांच और ए फ्लावर। साथ ही साथ स्टेम के एपेक्स या टर्मिनल पार्ट पे भी बर्ड्स बन सकते हैं, एंड सच बर्ड्स आर नोन एज टर्मिनल बर्ड्स। तो स्टेम में टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स दोनों का फॉर्मेशन होगा। टर्मिनल भी बनेंगे और एक्सिलरी बर्ड्स भी बन के आएंगे। बात आती है अब इनके फंक्शंस की। जैसे आपने रूट के फंक्शंस देखे, ऐसे ही यहां पर स्टेम के फंक्शंस की बात आती है। फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के फंक्शंस है कि दे स्प्रेड इनटू द ब्रांचेस। ब्रांचेस बनेंगे, वो स्प्रेड होंगे और दे बियर द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो पहला फंक्शन आता है दैट द स्टेम इट इज स्प्रेडिंग आउट इनटू द ब्रांचेस। स्प्रेड होंगे ब्रांचेस में, एंड दीज ब्रांचेस दे बियर द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये पहला फंक्शन हुआ इसका।
दूसरा फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ व्हाट, वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके कंडक्शन में भी सहायक होगा, तो हेल्प्स इन कंडक्शन। दूसरा फंक्शन है कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। तीसरा फंक्शन होगा स्टोरेज का, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। मॉडिफिकेशन होगा स्टेम का भी, और वो मॉडिफाइड जो स्टेम होगी वो स्टोरेज का भी काम कर सकती हैं। ऐसे ही दे ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करेगा, कि मॉडिफाई हो जाता है स्टेम और वो बना देता है कुछ पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स, जिसमें थॉर्न हो सकते हैं, पिकल्स हो सकते हैं, और वो डिफेंसिव ऑर्गन की तरह काम करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को फ्रॉम ब्राउजिंग और ग्रेजिंग एनिमल्स। क्लियर है? तो प्रोटेक्शन का भी काम है उसका। इसके अलावा मॉडिफिकेशंस में दे ऑल्सो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारे ही फंक्शंस माने गए हैं किसके? स्टेम के। क्लियर है भाई? तो स्टेम के क्या क्या फंक्शन? स्प्रेड होंगे ब्रांचेस में और बियर करेंगे लीफ, फ्लावर और फ्रूट को। कंडक्शन में सहायता करेंगे किसके? वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट्स का। फिर फूड को स्टोर करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, और साथ ही साथ दे हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहां पर बात आती है स्टेम के मॉडिफिकेशंस की। तीन प्रकार के मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। एक मॉडिफिकेशन होंगे जो कि सब एरियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब एरियल। सब एरियल मतलब समझ रहे हो? पार्शियल अंडरग्राउंड होगा और पार्शियल एरियल होगा। ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन कंप्लीटली फुली अंडरग्राउंड, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। और एक होंगे फुली एरियल, तो वो एरियल मॉडिफिकेशंस। हम पहले देख रहे हैं मॉडिफिकेशंस कौन से? सब एरियल, सब एरियल मॉडिफिकेशंस। सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। और सब एरियल मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम के, तो वो पार्शियल एरियल है और पार्शियल अंडरग्राउंड है। दीज आर द मॉडिफिकेशंस विच आर मेंट फॉर, किसके लिए हुए ये मॉडिफाइड? फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसमें सहायता करेंगे? सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो दीज सब एरियल मॉडिफिकेशंस they are meant for vegetative propagation. अब यहां पर चार तरह के मॉडिफिकेशंस की बात आएगी सामने, जिसमें पहला आता है रनर। ये ग्राउंड सरफेस की बात कर रहे हैं और इसमें यह है स्टेम पार्ट, जिसमें पार्शली एरियल और पार्शली अंडरग्राउंड पार्ट है। यह है यहां पर मेन रूट सिस्टम इसका। जहां पर ये लोअर साइड पर आता है, यानी ग्राउंड के अंदर की ओर आ रहा है, वहां पर लोअर साइड पर ये रूट बन जाते हैं और अपर साइड में बन के आएंगे लीव्स। क्या बनेंगे अपर साइड पर? ये लीव्स बन के आ जाते हैं। सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज रनर, जहां पर लोअर साइड पर रूट्स और अपर साइड पर लीव्स का फॉर्मेशन होगा। समझ आ गया? तो प्रोस्ट्रेट नेचर है। प्रोस्ट्रेट मतलब समझ रहे हो? एक तो इरेक्ट होता है सीधा, और एक है प्रोस्ट्रेट, यानी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है इसकी। तो ये ऊपर एरियल पार्ट है, ये लिखा मैंने पार्शियली एरियल एंड पार्शियली अंडरग्राउंड। तो पार्शियली अंडरग्राउंड पार्ट जो होगा वहां पर लोअर साइड पर तो क्या बनते हैं? रूट्स, और अपर साइड पे क्या बनेंगे? लीव्स। क्या कहलाएगा ये? रनर। समझ आ गया? अब इसके एग्जांपल्स आते हैं। तो एग्जांपल है दूब ग्रास, इसके अलावा आता है एग्जांपल ऑक्जेलिस, और आता है एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। इसी से रिलेटेड एक लाइन मिलेगी आपको एनसीईआरटी में, दैट पार्शियल अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स
like grasses and strawberry spread into the new niche. And when the older parts die, new plants are formed. समझ में आती है लाइन? यहाँ क्या हो रहा है? ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो पहले यहां पर था, फंक्शनल एरिया चेंज करके अब यहां पर पहुंच गया, उसी को फंक्शनल एरिया को क्या बोला गया? नीचे बोला जाता है, ठीक है, नीच बोल रहे हैं ना उसको। तो जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो वो अपने फंक्शनल एरिया को स्प्रेड कर रहा है, और जब फंक्शनल एरिया स्प्रेड हो रहा है यानी नीच स्प्रेड हो रहा है, तो फिर जो पुराने पार्ट्स होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते हुए चले जाते हैं और नए प्लांट्स बनते हुए चले जाते हैं। क्लियर है? तो मार्क कर लेना उस लाइन को। पार्शियल underground stems of some of the plants like grass and strawberry spread into new niches, and when the older parts die, new plants are formed. ऐसी लाइन मिलेगी आपको। दूसरा आता है इसके अंदर स्टोलोन। सेकंड मॉडिफिकेशन इज स्टोलोन। स्टोलोन में देखें, अब ये ग्राउंड सरफेस है और ये है यहां पर एरियल स्टेम। क्या ये? दिस इज द एरियल स्टेम। तो मेन स्टेम इसका एरियल स्टेम ही है। इस एरियल स्टेम के लोअर पार्ट से या बेसल पार्ट से एक लेटरल ब्रांच अराइज हुआ। क्या अराइज होने लगा है? एक लेटरल ब्रांच अराइज होने लगा विच फॉर्म्स अ आर्क लाइक स्ट्रक्चर, और वो फाइनली टच करता है कहां पर? ग्राउंड को। फिर आगे बढ़ेगा, आर्क बनाएगा, फिर टच होगा ग्राउंड सरफेस पर। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चले जाता है। तो जहां पर ये ग्राउंड को टच करता है वहां पर ये नोड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये नोडल रीजन। और नोड जहां पे बन रहे हैं वहां पर लोअर साइड से तो ये रूट बन के आएंगे उस नोड से, और अपर साइड पर लीफी शूट बन के आ जाएगा। ये अपर साइड पर लीफी शूट बन जाता है। तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ दिस आर्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? ये आर्क बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो यहां पर ये याद रखना है आपको कि यहां पर क्या बनता है? दिस आर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर यहां पर इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है इस स्टोलोन का। क्लियर है? समझ नहीं आ गया इसको? समझ लिया भाई? तो पहले देखो क्या है ये? एरियल स्टेम। इस एरियल स्टेम के लोअर पार्ट से, बेसल पार्ट से क्या राइज हुआ? एक लेटरल ब्रांच, and this lateral branch later on forms a arc like structure, and when it touches the ground, ये जब ग्राउंड को टच करता है तो क्या बनाता है? लोअर साइड पर रूट्स को बनाता है और अपर साइड पर ये एक लीफी शूट को बनाता है। इस तरह का मॉडिफिकेशन स्टोलोन कहलाएगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ दीज आर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात आती है स्टोलोन की, तो एग्जाम्पल है जैस्मीन और पेपरमिंट। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में पेपरमिंट का जिक्र नहीं है, मिंट दे रखा है, और जो एनसीईआरटी मिंट की बात कर रहा है वो पेपरमिंट की ही बात कर रहा है। दैट इज अ कल्टीवेटेड मिंट। क्या है ये? पेपरमिंट एक कल्टीवेटेड मिंट है। तो कल्टीवेटेड मिंट यानी पेपरमिंट में मिलता है स्टोलोन, लेकिन जो वाइल्ड मिंट है जो कि पुदीना होता है उसके अंदर मिलता है शक्कर। क्या मिलता है? शक्कर मिलता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, मिंट की जो बात एनसीईआरटी में है वो किसके संदर्भ में लिखी हुई है? पेपरमिंट के संदर्भ में। फिर आती है बात यहां पर तीसरा केस इसका, और वो है शक्कर। और शक्कर को देखा जाए तो यहां पर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है वो समझ लें। यहां तो मेन पार्ट जो था वो एरियल था, यहां पर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। क्या ये? अंडरग्राउंड पार्ट। ऊपर भी होगा स्टेम, लेकिन ये अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम, और इस अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज होता है एक लेटरल ब्रांच। क्या अराइज हो रहा है? ये एक लेटरल ब्रांच अराइज हो रहा है। दिस लेटरल ब्रांच इट अराइजेस एंड ग्रोज इनसाइड द सॉइल सरफेस टू सर्टेन डिस्टेंस। कुछ दूरी तक तो ये आगे ऐसे ही ग्रो करता हुआ रहेगा, और बाद में ओब्लिकली तिरछा होकर बाहर की ओर निकल जाएगा और बना देगा एक लीफी शूट को। क्या बना देगा? एक लीफी शूट बना देगा। ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है? शक्कर। क्या बोला जाएगा? शक्कर। वापस से सुनना, यहां पर अंडरग्राउंड स्टेम जो होगा, समझ में आ रहा है? मेन स्टेम है पूरा
जिसमें कुछ अंडरग्राउंड पार्ट भी होगा स्टेम का, तो वो अंडरग्राउंड स्टेम से क्या अराइज हुआ, ये एक लेटरल ब्रांच। जैसे वहां पर भी लेटरल ब्रांच था, यहां पर भी ये एक लेटरल ब्रांच अराइज होता है, विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल सरफेस टू सर्टेन डिस्टेंस। कुछ दूरी तक वो अंदर ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा और फिर आगे ओब्लिकली बाहर निकल आता है। इट कम्स ओब्लिकली अपवर्ड, तिरछा होके बाहर निकल आता है। इट कम्स ओब्लिकली अपवर्ड एंड फॉर्म्स अ लीफी शूट। तो ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं यहां पर, इसी को सकर बोला जाता है। क्लियर है? अंतर समझ में आ गया दोनों में? यहां ये आर्क इंपॉर्टेंट, जिससे पहचान करोगे स्टोलोन की, और यहां पर भी लेटरल ब्रांच है, लेकिन लेटरल ब्रांच ओब्लिकली बाहर की ओर निकल के आती है। क्लियर है? यहां पर आने वाले जो एग्जांपल्स हैं वो है मिंट, इसके अलावा है पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और है बनाना। इस सब में मिलता है सकर। लास्ट मॉडिफिकेशन इसमें आ जाता है ऑफसेट, जो कि एक रनर ही है, लेकिन ये एक्वेटिक प्लांट से मिलता है, इसलिए इसका कॉमन नेम है एक्वेटिक रनर। क्या बोल देते हैं इसको? इट्स ऑफसेट इज ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक रनर। इसको एक्वेटिक रनर भी बोल दिया जाता है। दिस इज द स्टेम जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जा रहे हैं। ये नोडल रीजन्स हैं। तो नोडल रीजन से लोअर साइड से तो रूट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? रूट्स। बट दीज रूट्स दे आर फॉर्म्ड इन क्लस्टर्स, गुच्छों में बनते हैं। तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करोगे वो है टफ्ट। क्या बोलोगे? टफ्ट ऑफ रूट्स। क्या आपको रूट लोअर साइड पे बनते हुए दिख रहे हैं जैसे वहां बन रहे थे? नोड से लोअर साइड पे लीव, बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन यहां कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? टफ्ट, टफ्ट ऑफ रूट्स। गुच्छों के अंदर ये बन के आता है। ऐसे ही लीव्स के लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, रोजेटे। क्या वर्ड यूज करोगे? रोजेटे ऑफ लीव्स। तो यहां पर ये झुंड में बनते हैं एंड दे लुक्स लाइक द पेटल्स ऑफ रोज। इसलिए टर्म जो लीव के लिए यूज किया जा रहा है वो है रोजेटे ऑफ लीव्स। ये शब्द लीव्स के लिए यूज कर रहे हैं, रोजेटे ऑफ लीव्स। और यहां पर दो एग्जाम्पल्स आते हैं, एक तो पिस्टिया और एक है आइकॉर्निया। दोनों ही हाइड्रोफाइट्स हैं, दोनों के अंदर ऑफसेट पाया जा रहा है। समझ में आ गया चारों? तो पहला कौन सा है? रनर। रनर में क्या देख रहे हो आप कि लोअर साइड पर रूट और अपर साइड पे लीव्स बनते हैं। और एग्जाम्पल कौन से हैं? दूबग्रास, ऑक्जेलिस और तो ये है दोस्त। क्या है ये? दोस्त है। हो गया याद? रनर है दोस्त। फिर उसके बाद बात आती है स्टोलोन। स्टोलोन में खास बात कि एरियल पार्ट के लोअर मोस्ट रीजन से एक लेटरल ब्रांच अराइज होता है विच फॉर्म्स अ आर्क लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन इट टचेस द ग्राउंड इट फॉर्म्स रूट्स एट द लोअर सरफेस एंड लीफी शूट एट द अपर सरफेस। द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टोलोन इज प्रेजेंस ऑफ आर्क लाइक स्ट्रक्चर। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जैस्मीन और पेपरमिंट। जैस्मीन ड्रिंक पेप्सी। कैसे याद करोगे? जैस्मीन ड्रिंक पेप्सी। हो गया याद? फिर आप देखें सकर। सकर में क्या देख रहे हो? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम जो है उससे एक लेटरल ब्रांच अराइज होता है विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल टू सर्टेन डिस्टेंस। कुछ दूरी तक वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करेगा एंड देन लेटर ऑन इट कम्स आउटसाइड ओब्लिकली। ओब्लिकली वो अपवर्ड आ जाता है और बना देता है एक लीफी शूट को। यहां पर एग्जांपल मिल रहे हैं आपको मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना। याद करोगे कुछ इस अंदाज में? एमपी क्राई फॉर बनाना। कैसे याद करोगे? एमपी क्राई फॉर बनाना। हो गया याद? फिर ऑफसेट। और ऑफसेट में खास बात यह है कि ये रनर ही है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में। और एक्वेटिक प्लांट कौन से हैं? पिस्टिया और आइकोनिया। यहां पर भी अपर साइड पर लीव्स और लोअर साइड पर रूट, लेकिन दोनों ही क्लस्टर्स में बनते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं अपन टफ्ट। और यहां पर जो टर्म यूज कर रहे हैं झुंड बोलते हैं, जो कि कैसे हैं?
रोज के पेटल्स की तरह। तो ये रोजेटे ऑफ लीव्स और ये टफ्ट ऑफ रूट्स इस्तेमाल किया जाएगा शब्द। क्लियर है? चारों मॉडिफिकेशन समझ में आ गए? नई एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है, पुरानी एनसीईआरटी ही फॉलो करें। नई एनसीईआरटी में तो केवल यही है, केवल यही है न्यू एनसीईआरटी में। इसके अलावा जो 5 लाइनें लिखी हुई है ये लिखी हुई है बस। और क्वेश्चन जब भी आता है स्टेम पे तो इसमें से कभी नहीं आता है, वहीं से आता है। ठीक है, आएगा तो उधर से ही आएगा स्टेम में से, वरना नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। वो आएगा तो भी फ्लावर में से आएगा, जैसे इस बार आया था तो फ्लावर ही फ्लावर में से थे क्वेश्चन सारे। हाँ जी बोलो। नया बन रहा है ना, उसी के वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव प्रोपोगेवली तो है कोई भी प्लांट पार्ट जो कि नया प्लांट बना दे, क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेवल। और उस प्रकार का प्रोपोगेशन क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है भाई, आज ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लिए सबने, इसके भी क्वेश्चन साथ के साथ करते चलना जितने, क्योंकि लीफ तक आएगा देखिए। ठीक है, तो अगली टर्न पे इसके बचे हुए जो 2 है मॉडिफिकेशन, आज अपना सब एरियल हुआ है। नेक्स्ट टर्न पे यानी कल बात करेंगे। कल है ना अपनी क्लास? हाँ कल है क्लास, तो कल बात करेंगे अपन अंडरग्राउंड, एरियल और लीफ। कल कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे लीफ हो जाएगा कल। हाँ क्या हो गया रनर में? ये स्टेम है ना? हाँ, अरे तो स्टेम में नोड और इंटरनोड तो पाई जाएगी ना बेटा। ये नोड है यहाँ पर, यहाँ क्या है? ये सारी नोड्स ही तो हैं ये। ठीक है, स्टेम का कैरेक्टर ही क्या होता है? नोड और इंटरनोड का पाया जाना। किसकी? अरे 2 याद कर ले यार, ऐसे पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नहीं आया तो अपन को तो पढ़ना पड़ेगा ना, सिलेबस में मेंशन है ना। फैमिली 4 फैमिली में से तो आते ही आ रहे हैं। अपने सेकंड एक्सरसाइज में देख लो, फ्लोरल फार्मूला सब पे क्वेश्चन है।